हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। तो अगर लेकिन पूछा जा रहा है 1 स्टेट कूलम, तो क्या हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁹। कॉज ऑफ चार्जिंग इज, चार्जिंग का कारण क्या है? तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, तो एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही चार्जिंग का कारण है। व्हेन ए प्लास्टिक कॉम्ब इज पास्ड थ्रू ड्राई हेयर, जब भी बाल जब सूख जाते हैं तो उसमें कंघी की जाती है, कंघी होती है प्लास्टिक की। तो चार्ज जो कि कॉम्ब के पास आता है वो हमेशा निगेटिव रहता है, ऑलवेज निगेटिव। कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहती है कि इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होंगे, इंटीजर ही ट्रांसफ़र होगा। चार्ज ऑन ए बॉडी जो कि 200 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है उसके पास, कोई बॉडी है उसके पास 200 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास फार्मूला है Q = NE। आप उस पर पुट करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आंसर हो जाएगा -3.2 × 10⁻⁻17 कूलम्ब। वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, साफ है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर m⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? तो स्फेरिकली साइमेट्रिक। एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ऐसा समझिए कि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, उससे कुछ दूरी पर कुछ डिस्टेंस आपको दिया गया है। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ दूरी पर एक्सियल लाइन की जो फील्ड इंटेंसिटी है वो k टाइम्स है इक्वेटोरियल लाइन के, तो वहाँ पर k क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला आपके पास है ही, k हो जाएगा 2। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? सिलिंड्रिकली साइमेट्रिक। आगे बढ़ते हैं। When an electric dipole is held an angle in a, इसे ऐसे समझिए, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसे किसी एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो F पर कितना फोर्स लगेगा और उस डायपोल पर टॉर्क कितना लगेगा? तो यहाँ पे F हो जाएगा 0, फोर्स उस पर 0 लगेगा, जबकि टॉर्क 0 के बराबर नहीं होगा। 1 GeV = x eV है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 10⁹, यानी 1 G इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? m⁻1 L⁻3 T⁻³ और A⁻⁻1। आगे देखते हैं। एक क्लोज सरफेस है वैक्यूम में, उस पर चार्ज क्या है? -Q + 3Q, और उसके आउटसाइड जो है कितना चार्ज है? -2Q का चार्ज है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस का क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा 2Q/ε0। फाई = क्या होता है? Q/ε0। उस फॉर्मूला पे ये निकलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडिएटिंग फ्रॉम क्लोज सरफेस, कोई क्लोज सरफेस है वैक्यूम में, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना हो रहा है? 1.13 × 10⁻11 रेडिएट हो रहा है। तो वो चार्ज कितना एक्वायर्ड करेगा? तो आपके पास फॉर्मूला है E = F/Q, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बाय चार्ज। तो इससे भी आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 कूलम, 1 कूलम का चार्ज इससे निकलेगा। अगला क्वेश्चन है ये कूलम्स लॉ पर कि यानी दो चार्ज हैं ये और ये, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इसको रखा गया है, यानी आपके पास Q1 है Q2 है और आपके पास डिस्टेंस भी दिया गया है। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना है, तो क्या करना है? F = 1/4/ε0 Q1 × Q2/r²। आपका आंसर निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा A नंबर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? तो Nm² पर कूलम। यहाँ पर कूलम नहीं दिया गया है, लेकिन बाय C दिया गया, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? C⁻⁻1। आगे देखते हैं। दो चार्ज है, दो चार्ज को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो मिनिमम फोर्स यानी कम से कम उस पर कितना फोर्स लगने वाला है?
तो ke² उस पर फोर्स लगेगा। एक ग्लास रोड है, ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हैं, तो ग्लास रोड पर जो चार्ज आ रहा है, रब कर रहे हैं तो चार्ज किस कारण से आएगा? फ्रिक्शन के कारण उस पर चार्ज आ रहा है, ड्यू टू फ्रिक्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे है इफ। यहाँ पे आपको कुछ सिंबल दिए गए हैं। यहाँ पे EDS दिया गया है, इनसाइड ए सरफेस। अगर आपके पास ऐसी चीज़ सामने आ जाए, ये फॉर्मूला आपके सामने आ जाए, तो इसके कहने का मतलब है कि सरफेस के इनसाइड, सरफेस के अंदर कोई नेट चार्ज, टोटल चार्ज नहीं मौजूद है। यहाँ देखते हैं पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस दिया गया है, तो बी नंबर सही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को और ये डिस्टेंस को। ग्राफ इसका इस तरीके से आएगा। चार्ज ऑन ए कंडक्टिंग मेटल स्फीयर इज प्रेजेंट। कंडक्टिंग मेटल स्फीयर है, यानी कि वो कंडक्ट कर सकता है, तो उसका चार्ज कहाँ मौजूद रहता है? तो ऑन द सरफेस, उसका चार्ज ऑन द सरफेस पे मौजूद रहता है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर। कोई कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, जबकि आपको उसका रेडियस दिया गया है r और चार्ज दिया गया है q, तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, क्योंकि उसकी चार्ज कहाँ मौजूद रहती है? ऑन द सरफेस। लेकिन ये पूछ क्या रहा है? इनसाइड द, तो इनसाइड चार्ज हो जाता है 0। विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो E बराबर क्या होता है? F/Q। तो F का क्या होता है? न्यूटन, और चार्ज का होता है C, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है ये। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, यानी जब चार्जिंग प्रोसेस करते हैं तो जो निगेटिवली चार्ज बॉडी होती है, निगेटिवली चार्ज बॉडी कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके मास पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ़र्क ये पड़ता है कि उसका मास इंक्रीज करता है। किसी भी बॉडी का चार्ज इंटीग्रल मल्टीप्लर है इलेक्ट्रॉन का, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो। ये क्या कहती है? कौन सी लॉ है? तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, 4 चार्ज आपको दिए गए 8, 3, 5, 10, किसी क्लोज सरफेस में इसको रख दिया गया है, तो इससे फ्लक्स कितना निकलेगा? तो 5 बराबर क्या होता है? Q/ε0। तो आपके पास सारे चार्ज हैं, आप सारे चार्ज को जोड़िए, तो आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हो जाता है 0, तो 0/ε0, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 वोल्ट मीटर। आगे बढ़ते हैं। आगे है विच क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। आप लोग जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसके पास की मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है। तो यहाँ पे हमें बतानी है कि इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। कोई स्फीयर है, उस पर चार्ज Q इज केप्ट इन ए स्फीयर ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑफ फर्स्ट। स्फीयर 5 सेंटीमीटर का है, उसमें हमने चार्ज Q रख दिया है। उसके बाद फिर उसे क्यूब में रखा और उसके बाद पहले स्फीयर में रखा जो कि 5 सेंटीमीटर के, उसके बाद उस चार्ज को क्यूब में रख दिया जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। तो आउट गोइंग फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स पूछा जा रहा है, तो इसे समझिए कि दोनों केस में जो फ्लक्स निकलेगा, यानी Q बराबर 5 बराबर Q/ε0, दोनों केस में सेम ही निकलेगा, क्योंकि फ्लक्स जो है चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, बल्कि एरिया पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है कि स्फीयर 5 सेंटीमीटर का लगा दिए, क्यूब 5 सेंटीमीटर का लगा दिए। चार्ज तो वही है और वो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा 28 नंबर का C। दो केस में सेम होगा। अगर चार्ज डिफरेंट करता तो हम निकालते। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट डायपोल रिमोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। शॉर्ट डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगी? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो r⁻³ 30 नंबर ऑन चार्जिंग ए न्यूट्रल बैलून। न्यूट्रल बैलून का मतलब क्या है कि क्या उस पर कोई चार्ज नहीं है? नहीं। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तब ये बॉडी क्या हो गई है? न्यूट्रल हो गई है। तो इसके साइज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका साइज इंक्रीज कर जाएगा
क्योंकि रिपल्सिव फोर्स के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, लेंथ वाइज वो सिकुड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में क्या हो रही है, लाइक चार्ज क्या करती है, रिपेल करती है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करती है। यानी कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तभी तो वो सिकुड़ रही है, एक दूसरे के तरफ आ रही है। एक चार्ज है, इस इंटरैक्शन ऑफ बॉडी ऑफ डायगोनल्स ऑफ द क्यूब, उसे पॉइंट ऑफ जैसे डायगोनल, क्यूब का डायगोनल है, वहाँ पे एक चार्ज को पुट कर दिया गया है, तो उससे कितना फ्लक्स पास करेगा, एनी वन ऑफ दिस फेयर्स कितना पास करेगा। तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, और उसके साइड कितने हैं, तो सारे साइड पे वो बराबर ही करेगा, तो इसका हो जाएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नोट। पहले फाई बराबर 1 क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नोट, इसका ये आंसर हो जाएगा। यानी उसके जो 6 फेज से जो डिवाइड होंगे फ्लक्स वो इक्वली बाहर आएंगे, तो किसी भी फेस ऑफ क्यूब से क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नोट ये फ्लक्स निकलने वाला है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।